लोकल गवर्नेंस के जिस सीरीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये सीरीज ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है और इसमें हम लोगों ने पंचायतों का बैकग्राउंड, आज़ादी के बाद की पंचायतें, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने वाली पंचायतें, ग्राम पंचायतें और शहरी पंचायतें, ये सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बिल्कुल आखिरी में आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट को डिस्कस करने से पहले एक रफ आइडिया आपको इस चीज का होना चाहिए कि हमारे देश में पंचायतें कैसे काम करती हैं। तो मैं आपको पीछे भी कई बार बता चुका हूं कि हमारे देश में पंचायतें दो तरीकों से काम करती हैं। पहला तरीका है संवैधानिक तरीका, और संवैधानिक तरीके को समझने के लिए आपको पीछे के वीडियोस देख लेने चाहिए। और दूसरा तरीका है राज्य सरकारों के द्वारा बनाया गया तरीका। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो सभी स्टेट्स को मानना जरूरी है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में पार्ट नंबर 9A आते हैं। लेकिन साथ ही साथ हर राज्य को ये अधिकार भी है कि वो अपने राज्य में पंचायतों से संबंधित कानून बनाए। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कानून बनाया, उस कानून को हम लोग द उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 के नाम से जानते हैं। तो यहां से सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यह पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आखिर बना कब? 1947। लागू होने की तिथि क्या है? 27 दिसंबर 1947। अर्थात आजादी के बाद से ही हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती राज अधिनियम काम कर रहा है। लेकिन यहां पर आपके मन में फिर से एक संदेह आ सकता है कि अगर यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 से है तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बाद क्या इसमें कोई चेंजेस आए होंगे? तो यस, चेंजेस आए, और एक नहीं अनेक चेंजेस आए जो कि यहां पर अमेंडमेंट्स के रूप में लिखे गए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि इसके बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि इसके बेसिक्स की ही ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। जब तक आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपको पंचायती राज एक्ट पूरा नहीं पढ़ना है। यूपीएससी के लेवल पर, यूपीपीएससी के लेवल पर, या मुख्य परीक्षा में आंसर लिखने के स्तर पर आपको जितनी आवश्यकता एक्ट की है उतनी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। हालांकि पंचायती राज एक्ट में कुछ विशेष पार्ट्स ऐसे भी हैं जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा ताकि आपको उसकी स्पेसिफिक जानकारी भी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि एक्ट लागू कब हुआ? तो 1947 में लागू हुआ। एक्ट की जो समरी है वो समरी आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 में टोटल 9 पार्ट्स हैं, 9 भाग हैं, और इन 9 भागों के अंदर 119 सेक्शंस लिखे हुए हैं, 119 धाराएं, 9 भाग। ये है एक्ट का एक ड्राफ्ट। अब इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है, पार्ट नंबर 1, तो मैं आपको लगातार बताता रहता हूं कि कोई भी कानून हो, वो दुनिया का कोई भी कानून हो, उसका जो पहला पार्ट होता है वो डेफिनेशन से रिलेटेड होता है। कानून की परिभाषा क्या है, कानून लागू कहां पर होगा, किसके ऊपर लागू होगा, कौन से लोग कानून के दायरे में आएंगे, ये सारी चीजें पहले पार्ट में लिखी होती हैं। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट का जो पार्ट नंबर 1 है, इसके अंदर सेक्शन 1 और 2 ये डेफिनेशन से रिलेटेड है। इसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं। किसकी डेफिनेशन बताई गई हैं? पंचायती राज एक्ट की डेफिनेशन बताई गई है। इसके बाद नंबर आता है पार्ट नंबर 2 का, या चैप्टर नंबर 2 का। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर का नाम है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की स्थापना एवं उसका संविधान। यहां पर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ग्राम सभा आखिर कहते किसे हैं।
तो यहां पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इसमें अंतर होता है। और इसी अंतर को समझाने के लिए चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3, 4 और 5 का यूज किया गया है। तो भाग 2 का संबंध किससे है? ग्राम सभा के गठन, स्थापना और संविधान से। इसके अंदर 3 सेक्शंस आपको पढ़ने होते हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। अगर एक रफ आइडिया आप लेना चाहें तो यहां पे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का जो अंतर भाग 2 में बताया गया है, उस अंतर के अनुसार ग्राम सभा से तात्पर्य केवल उन व्यक्तियों से है जो रजिस्टर्ड वोटर हैं इन द इलेक्शन ऑफ द पंचायत। अर्थात किसी ग्राम विशेष में रहने वाले वे जो कि वयस्क हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और वो रजिस्टर्ड वोटर हैं कि जब भी पंचायत चुनाव होगा तो वो पंचायत चुनावों में वोट डाल सकेंगे। तो ऐसे वोटर्स को मिलाकर के जो ग्रुप बनता है, इस ग्रुप को ग्राम सभा कहा जाता है। और अगर इन रजिस्टर्ड वोटर्स को हटा दिया जाए तो बाकी जो पूरा गांव बच गया, इंक्लूडिंग द वोटर्स, दिस इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में आपको अंतर अब स्पष्ट हो गया होगा। तो ग्राम सभा एक निर्वाचक मंडल की तरीके से व्यवहार करेगी जो कि अपनी ग्राम पंचायत में निर्वाचन का काम करेगी। ये हो गया पार्ट नंबर 2 की बात। अब बारी आती है पार्ट नंबर 2A की। तो पार्ट नंबर 2 के बाद पार्ट नंबर 3 आना चाहिए। पार्ट 2A कहां से आ गया? तो पार्ट 2 का मतलब आप समझ गए होंगे कि अमेंडमेंट है, संशोधन हुआ होगा। और इस संशोधन में जो नया चैप्टर जोड़ा गया उसी को हम लोग चैप्टर 2A कहते हैं। और इस चैप्टर में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड इलेक्टोरल रोल्स ये बताया गया है। तो ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे, जो सरपंच होगा और उसकी सभा में जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों को अगर अयोग्य घोषित किया जाएगा तो उससे संबंधित प्रावधान क्या होंगे ये बताए गए हैं सेक्शन 5A से लेकर के और सेक्शन 10 तक में। और पार्ट नंबर 3 अमेंडमेंट, पार्ट नंबर 2A ये जो है ये अमेंडमेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेजिस्लेचर असेंबली बनाती है, ये आपको मैं पीछे बता चुका हूं। इसके बाद नंबर आता है चैप्टर 3 का। और चैप्टर 3 में बताया गया है ग्राम पंचायतों के बारे में। अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट की बात करूं तो इस पूरे एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 3 जो है वो ग्राम सभा से रिलेटेड है। ग्राम सभा, इसकी बैठकें, इसके काम, जो कुछ भी हैं, ये सब चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है। हालांकि चैप्टर नंबर 3 में केवल एक ही सेक्शन है और इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 11। 10 तक 2A में है और फिर 11 3 में है। तो ये जो सेक्शन 11 है, ये सेक्शन 11 में आपको अलग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ग्राम सभा का काम, उसकी बैठकों की जानकारी और उसके कामों की जानकारी हो जाए। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर 3A। यहां पे फिर से आप देख रहे हैं अमेंडमेंट है। तो ये अमेंडमेंट कब आया होगा? जाहिर सी बात है तब आया होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ होगा और राज्य सरकारों के ऊपर मैंडेटरी क्लॉज डालने की जो प्रेशर है वो प्रेशर डाला गया होगा। तो 3A में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है और इसके अंतर्गत आते हैं सेक्शन 11A से लेकर के सेक्शन 14B तक। ग्राम पंचायतें भी जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ग्राम सभा से ज्यादा नहीं, क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों में जो अंतर है वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद नंबर आता है चैप्टर 4 का। और चैप्टर 4 में पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत बताए गए हैं। यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, ग्राम पंचायतों के इलेक्शन हो गए, लेकिन इसकी शक्तियां क्या हैं, इसके उत्तरदायित्व क्या हैं और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, तो इसकी जानकारी हमें चैप्टर नंबर 4 में मिलती है। और इसमें हमें पढ़ना होता है सेक्शन नंबर 15 से लेकर के सेक्शन नंबर 31 तक। यह भी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहेंगे तो ये पूरा पार्ट में अलग से भी डिस्कस कर दूंगा। चैप्टर नंबर 4 के बाद नंबर आता है चैप्टर नंबर 5 का।
चैप्टर नंबर 5 में ग्राम सभा के एक बेहद महत्वपूर्ण काम के बारे में बताया गया है, और ये काम है एक्विजिशन ऑफ लैंड, गांव फंड एंड प्रॉपर्टी। भूमि अधिग्रहण लोकल गवर्नेंस के लेवल पर, स्थानीय सरकार के लेवल पर गांव सभा ही करेगी। और गांव सभा कैसे करेगी, क्यों करेगी, किस लिए करेगी, इसकी पूरी जानकारी हमें चैप्टर नंबर 5 में मिलती है। सेक्शन 32 से लेकर के सेक्शन 41 तक इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 5 के बाद अगला नंबर आता है चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 में न्याय पंचायत की बात करी गई है। आपको याद होगा जब मैंने आपको पंचायतों के बारे में बताया था तो मैंने आपको न्याय पंचायतों के बारे में बताया था। न्याय पंचायतों की व्यवस्था तो है, लेकिन न्याय पंचायतें कहां पर लागू हैं, कहां पर नहीं लागू हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसी क्रम में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय पंचायतों की कोई व्यवस्था है? तो यस, यूपी पंचायती राज एक्ट में व्यवस्था तो है, लेकिन ये लागू नहीं है, इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो यहां पर चैप्टर नंबर 6 जो है ये इन्हीं न्याय पंचायतों के बारे में हमें जानकारी देता है। और न्याय पंचायतों से संबंधित जो सेक्शन है वो सेक्शन 42 से लेकर के और 94A तक है। तो ध्यान रहे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न्याय पंचायत चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, और 7वें अध्याय में हमें एक्सटर्नल कंट्रोल की जानकारी मिलती है। जो बाहरी नियंत्रण है, पंचायतों की वे शक्तियां जिन्हें बाह्य शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है, उसकी जानकारी हमें 95 और 96A इन दो सेक्शंस के अंतर्गत मिलती है। और फिर इसके बाद अगला नंबर आता है चैप्टर नंबर 8 का, और चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो है पेनल्टीज एंड द प्रोसीजर्स। पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले दंड, अर्थदंड, जुर्माना, हर्जाना और इससे रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उसकी जानकारी हमें 8वें अध्याय में मिलती है। 97th सेक्शन से लेकर के सेक्शन नंबर 109A तक इसके बारे में बताया गया है। और आखिर में जो चैप्टर नंबर 9 है वो मिसलेनियस है। जैसे कि सभी कानूनों में मिसलेनियस होता है, उसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 भी मिसलेनियस है। इसमें रूल्स हैं, बाईलॉज हैं और रिपील्स हैं। इसके अंतर्गत हमें सेक्शन नंबर 110 से लेकर के सेक्शन नंबर 119 तक मिलते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 119 तक एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया। और ये उत्तर प्रदेश की पंचायतों से संबंधित कानून है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1947 में विधानसभा में पारित कराया गया था। और 27 दिसंबर 1947 को यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था। इस पूरे एक्ट में एक जो बड़ा अमेंडमेंट होता है वो होता है कब? जब पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है तब। उसके पहले इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था, ये इसी तरीके से चल रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि वो बच्चे जो कि जुडिशियल सर्विसेज की तरफ नहीं देख रहे हैं, उनके लिए इस एक्ट में क्या है? तो उनके लिए इस एक्ट में 5 बड़ी बातें हैं। पहली बात है उनके लिए एक्ट का नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और एक्ट का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। दूसरी बड़ी बात है उन बच्चों के लिए ये एक्ट लागू कब हुआ, तो ये 27 दिसंबर 1947 को लागू हुआ। तीसरी बड़ी बात है उन बच्चों के लिए इस एक्ट में कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है, और ये अंतर कहां बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 3 में ये अंतर बताया गया है, और चैप्टर का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, द ग्राम सभा। इसके बाद चौथी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो इस एक्ट में फीमेल्स का रिजर्वेशन कहां पर है, पंचायतों के फंक्शंस कहां पर हैं, और उत्तर प्रदेश में पंचायतें किस तरीके से काम करती हैं। और पांचवी और आखिरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों से संबंधित, कि उत्तर प्रदेश में जुडिशियल पंचायतों का स्टेटस क्या है, तो इस समय डिसेबल है। तो इस तरीके से पूरे एक्ट का एक रफ आइडिया आपको हो जाता है। अगर जुडिशियल सर्विसेज के बच्चों को ये लगता है कि उन्हें ये चैप्टर आप आगे भी पढ़ना चाहिए, तो आप पहले मुझे बताएंगे, तब फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर तैयार करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2,
चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 ये अलग से पढ़ाऊंगा। और जुडिशरी में भी इससे ज्यादा आपके लिए कुछ जरूरी नहीं है, चाहे प्री, चाहे मेंस हो, चाहे एचजेएस हो, और चाहे मेन जुडिशरी के एग्जाम हो। तो इस तरीके से ये पूरी जो लोकल गवर्नेंस की सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, ये आज यहाँ पे समाप्त होती है। इससे रिलेटेड जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हैं वो भी आपको समय समय पर दी जाती रहेंगी। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।